Welcome all. Welcome to Mufti Study. This is a video for class 8, chapter number 8, The Great Uprising of 1857. बुक है आपकी कोर्डोवा बुक, उसका ये चैप्टर नंबर 8 है, ग्रेट अपराइजिंग, हिस्ट्री एंड सिविक्स का ये लेक्चर है क्लास 8 के लिए ICSE सिलेबस। इसमें हम लोग ग्रेट अपराइजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1857 में क्या हुआ था ऐसा, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट भी दिया हुआ है। 1849 में डलहौजी अनाउंसेस द एंड ऑफ इंपीरियल टाइटल। उसके बाद 1850 में लेजिस्लेशन कन्वर्जन हुआ। उसके बाद 1856 में आपका जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आया। फिर 1857 में रिवॉल्ट हुआ। उसके बाद 1859 में टांटिया टोपे को किल कर दिया गया। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया 1858 में। उसके बाद जफ़र बहादुर, जो बहादुर शाह जफ़र थे आपके मुग़ल एम्परर, वो डाइड हो गए थे। तो ये पूरी कहानी इसमें चलेगी, देखते हैं क्या कहानी है। ब्रिटिश बिगैन कंट्रोलिंग इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। हम जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी हुई थी तो ब्रिटिशर्स जीत गए थे, तो उन्हीं ने इंडिया पे कंट्रोल करना चालू कर दिया था। दे कंट्रोल अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया टिल 1857। 1857 इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके हाथ में आ गया था, वो उसको कंट्रोल कर रहे थे। some parts were under the direct control, whereas other under indirect control, as the ruler of this part accepted the British supremacy। कुछ पार्ट में ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था और कुछ पार्ट ऐसे थे जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, लेकिन जो वहाँ के रूलर थे वो ब्रिटिशर्स को ही अपने ऊपर मानते थे और उन्हीं ने ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से अपनी रूलिंग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सुप्रीसी के अंडर। The different sections of the Indian society were not satisfied with the British policy and exhibited their anger, thought and protest। और कुछ सेक्शन, बहुत से सेक्शन ऐसे थे जो इंडियन सोसाइटी के, जो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं थे, यानी ब्रिटिश की पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, तो इनके अंदर एक एंगर धीरे धीरे पैदा हो रहा था प्रोटेस्ट करने के लिए। अलग अलग प्रोटेस्ट वो कर रहे थे अपना एंगर दिखाने के लिए ब्रिटिशर्स को। एज अ रिजल्ट सेवरल रिवॉल्ट स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जो उनके अंदर गुस्सा पैदा हो रहा था तो वो अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जगह जगहों पे छोटे छोटे रिवॉल्ट्स चालू हो गए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। बट द ब्रिटिश वर एबल टू क्रश दिस रिवॉल्ट एज दिस वर नॉट यूनिफाइड। ये बहुत छोटे रिवॉल्ट्स होते थे तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इनको क्रश कर देते थे, इनको ख़त्म कर देते थे ये रिवॉल्ट, क्योंकि इसमें यूनिटी नहीं थी। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द सीरीज़। इसी सीरीज़ में जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, वो सबसे ग्रेटेस्ट था। इट स्प्रेड इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया। सम हिस्टोरियंस हैव फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इंडिया के बहुत से कोनों में फैला, जगह जगह फैला ये रिवॉल्ट, और कुछ हिस्टोरियंस इसके बारे में लिखते हैं कि ये पहली लड़ाई थी आज़ादी की, हिंदुस्तानियों की पहली लड़ाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको बोलते हैं। कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, कॉजेज क्या थे रिवॉल्ट के, तो पहले ये देख लेते हैं। द रिवॉल्ट वॉज द रिजल्ट ऑफ द मासेस बीइंग अनहैप्पी विद द ऑप्रेसिव ब्रिटिश रूल। सेवरल कॉज कंपेल्ड। अब इसमें बहुत से कॉजेज हैं, तो पहला कॉज है इसमें पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या था, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लेंस। सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लेंस, टू पॉलिसी, जो इनकी पॉलिसी लाए थे अंग्रेज़, ये भी बहुत बड़ा रीज़न था दोनों में। द ब्रिटिश एनेक्स द टेरिटरी ऑफ द मेनी इंडियंस यूजिंग सब्सिडरी अलायंस इन द डॉक्ट्रिन ऑफ लेंस। तो इन दोनों पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बहुत से इंडियंस की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था। आप जानते होंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स और सब्सिडरी अलायंस दोनों के बारे में आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि वो पॉलिसीज़ क्या थी। अगर ना पढ़ा हो तो आप पहले वो रिवाइज़ करके देख सकते हैं वो पॉलिसीज़ क्या। वो पॉलिसीज़ बेसिकली क्या थी कि उसके अंडर में डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स और सब्सिडरी अलायंस में हो क्या रहा था, ब्रिटिशर्स ने दो पॉलिसीज़ ऐसी निकाली थी जिससे वो हिंदुस्तानी जो रूलर्स थे उनकी ज़मीनों को अपने अंडर ले रहे थे, मतलब अपने अंडर पे कब्जा कर रहे थे। दे ऑल्सो डिसकंटिन्यूड द पेंशन एंड टाइटल ऑफ द मेनी रूलर लाइक नाना साहब एंड रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी डेट टर्न्स अगेंस्ट देम। तो इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत ही नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई का जो था उनका टाइटल भी इन लोगों ने ले लिया था, और जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई भी इन लोगों के ख़िलाफ़ हो गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स क्या था कि अगर आपका कोई भी वारिस नहीं है, किसी भी राजा का कोई नेचुरल वारिस नहीं है, तो वो किसी और को अडॉप्ट नहीं करने दे रहे थे, और जो उनका नेचुरल वारिस होगा वही उस राजा की तख्त को संभालेगा या उसकी प्रॉपर्टी को संभालेगा। अगर नेचुरल वारिस कोई उसका नहीं है उस राजा का, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, अंग्रेज़ के पास चली जाएगी। तो रानी लक्ष्मीबाई के केस में भी ऐसे ही था और नाना साहब के केस में भी ऐसे ही था। नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध वो डिस्पोज ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस।
नवाब वाजिद अली शाह को भी तख्त से हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था? कि उनकी एक पॉलिसी थी, उसमें यह था कि नवाब वाजिद अली शाह सही से गवर्नमेंट चला नहीं पा रहे हैं, जिसलिए ये गवर्नमेंट चलाने के लायक नहीं है, उनको भी उनके तख्त से हटा दिया गया था। पीपल सेवरली क्रिटिसाइज दिस बिकॉज द नवाब ऑफ द अवध वॉज ऑलवेज लॉयल टू द ब्रिटिश। अब नवाब ऑफ द अवध जो थे वो ब्रिटिशर्स के बहुत लॉयल थे हमेशा से, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने उनके साथ ऐसा किया था। दिस एनेक्सेशन ऑल्सो लेड टू द डिसबैंडिंग ऑफ द नवाब आर्मी। एज अ रिजल्ट सोल्जर ऑफ द नवाब आर्मी लॉस्ट देयर जॉब। अब हुआ क्या कि जब ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया तो ब्रिटिशर्स ने ही पूरा कब्जा कर लिया इनके ऊपर। जो इनके सोल्जर्स थे उनकी आर्मी को भी ब्रिटिशर्स ने हटा दिया और वहाँ पे अपनी आर्मी लगा दी थी। जब नवाब की आर्मी को हटाया तो जो सोल्जर्स नवाब की आर्मी में थे उन लोगों की जॉब चली गई। नवाब हैड पैटर्नाइज क्राफ्टमैन एंड एंटरटेनर, दे लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ लिवलीहुड टू। अब नवाब के अंडर में कुछ क्राफ्टमैन भी थे और एंटरटेनर भी थे जो नवाब के लिए एंटरटेनमेंट करते थे या क्राफ्ट बनाते थे, अब उनकी भी जॉब चली गई थी। द एरिस्टोक्रेसी वॉज रॉब ऑफ देयर ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस। द कंपनी यूज अवध सिपाही इन कॉन्करिंग अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। और जो अवध के सिपाही थे तो कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हीं ने अवध मतलब अवध पूरे उनके अंडर में आ गया था, तो उन्हीं की आर्मी को, उन्हीं के सिपाही का इस्तेमाल करके कंट्री में और जगह जगह दूसरे पार्ट को भी अपने अंडर में कब्जा लिया। पीजेंट ऑल्सो हैड टू पे द हाई रेवेन्यू। अब पीजेंट्स को भी वहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पे करना पड़ा था, क्योंकि अब वहाँ पे पूरी तरह से कंपनी का राज हो गया था, नवाब को हटा दिया गया था तख्त से। डलहौजी अनाउंस्ड इन 1849 दैट द बहादुर शाह जफर हिज सक्सेसर वुड नॉट बी अलाउड टू यूज द इम्पेरियल टाइटल एंड प्रिविलेज एंड दे वुड हैव टू शिफ्ट आउट ऑफ द रेड फोर्ट। अब 1849 में लॉर्ड डलहौजी थे, उन्हीं ने क्या कह दिया कि बहादुर शाह जफर को छोड़ना पड़ेगा, क्या रेड फोर्ट को छोड़ना पड़ेगा, और वो रेड फोर्ट में नहीं दूसरी जगह उनको रहना पड़ेगा। मोर ओवर टू पुट एन एंड एरा टू द मुगल डायनेस्टी द ब्रिटेन इवन रिमूव द मुगल एम्परर नेम फ्रॉम द कॉइन मिनिस्टर्ड बाय द कंपनी। अब मुगल की डायनेस्टी को उन्होंने पूरी तरह ख़त्म करने का सोच लिया था और उन्होंने क्या करा, जो मुगल के कॉइन बने हुए थे उन कॉइन्स को भी, जो मुगल एम्परर की फ़ोटो या बने रहते थे कॉइन्स पे, उनको भी उन्होंने वहाँ पे हटा दिया था और वहाँ पे जो भी नाम मुगल एम्परर का कॉइन्स के ऊपर छपे होते थे ब्रिटिशर्स ने उसको हटा दिया था। तो ये थे पॉलिटिकल कॉजेस। इसी के साथ साथ कुछ आपके सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज भी हैं। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज में क्या आता है, इंडिया वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द ब्रिटिश, इंडियन पीपल वर गिवन इन्फीरियर पोजीशन इन ऑल सर्विसेज। अब क्या था, इंडियंस को तो वो एकदम क्या कहते हैं कि बेकार समझते थे ब्रिटिशर्स, और इंडियंस को अच्छी पोजीशन पे नौकरी भी नहीं देते थे सर्विसेज में, एकदम गैर गुजरा समझते थे, ये किसी काम की नहीं है, उनको अच्छी पोजीशन पे नौकरी नहीं देते थे। बिसाइड इंडिया कुड नॉट ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास कोचेज इन द ट्रेन, और इंडियन जो ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोचेस होते थे उसमें भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे। ऑल दीज अनजस्ट प्रैक्टिसेस कॉज डिसकंटेंट अमंग द पीपल। ये सब जो हरकतें ब्रिटिशर्स कर रहे थे तो लोगों के अंदर इसके लिए गुस्सा पैदा हो रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनके अंदर एंगर पैदा हो रहा था। द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश अलार्म द ऑर्थोडॉक्स इंडियन। अब क्या हुआ कि जो पुराने इंडियंस थे उन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, कुछ रिफॉर्म्स लाए, सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म, मतलब सोशल और रिलीजियस में कुछ तब्दीलियाँ करना चालू कर दी। जब तब्दीलियाँ करना चालू करी जो पुराने इंडियंस थे, तो उनके अंदर भी ये हुआ कि अब ब्रिटिशर रिलीजन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं रिलीजन को। द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक डिक्लेयर सती एज इनलीगल प्रैक्टिस इन 1829। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, उसने क्या करा, जो सती प्रैक्टिस होती थी इंडिया में उसको इलीगल कर दिया 1829 में। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वीमेन दे ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस अ लॉ रिगार्डिंग विडो रीमैरिज। और विडो रीमैरिड का भी एक लॉ उन्होंने पास करा कि जो पहले वुमेन्स की कंडीशंस थी इंडिया में उसको सही करने के लिए एक विडो रीमैरिज का भी लॉ पास कर दिया। वुमेन वर इवन इनकरेज टू टेक अप द वेस्टर्न लर्निंग, और वुमेन्स को ये भी कहा गया कि आप वेस्टर्न लर्निंग की तरफ आएँ और वेस्टर्न लर्निंग लें। दे इवन अलाउ वुमेन टू ओन प्रॉपर्टी, औरतों को ये भी अलाउ कर दिया गया कि वो प्रॉपर्टी भी ले सकती हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्टेड क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो क्रिश्चियन स्कूल थे या क्रिश्चियन मिशनरी थी उनको भी इंडिया में लाए और उनको सपोर्ट किया कि वो इंडिया में बढ़े। दे वर इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग द पीपल टू देयर रिलीजन। अब क्रिश्चियन मिशनरीज क्या कर रहे थे कि जो इंडियंस थे उनको कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में, वो अपने रिलीजन्स में आए। दिस वॉज मेड ईजियर आफ्टर द पासिंग ऑफ द लेजिस्लेशन इन 1850। 1850 में जब लेजिस्लेशन बन गया तो उसके बाद ये और आसान हो गया।
एज पर दिस लेजिस्लेशन आ कन्वर्ट वुड इनहेरिट हिज एंसेस्टर प्रॉपर्टी। अब क्या करा उस लेजिस्लेशन ने, क्या करा कि अगर कोई कन्वर्ट हो जाता है तो उसको अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी दी जाएगी। एट द सेम टाइम द ब्रिटिश टैक्स द लैंड बिलोंगिंग टू टेम्पल एंड मॉस्क। अब मस्जिद और मंदिर पे भी उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया कि जो मंदिर मस्जिद हैं वो भी टैक्स देंगे अब। दिस हर्ट द रिलीजन सेंटीमेंट ऑफ द पीपल। इससे क्या हुआ कि लोगों के रिलीजन सेंटीमेंट जो होते हैं वो हर्ट हो गए, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना चालू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। द ब्रिटिश प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन। ब्रिटिश ने वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत प्रमोट करा इंडिया में। दे इम्पोज इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज वाइल पर्शियन एज साइडलाइन। अब उन्होंने क्या करा कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया इंडिया में और पर्शियन को साइड कर दिया। एज अ रिजल्ट मेनी मुस्लिम एंड हिंदूज लॉस्ट देयर जॉब। अब हुआ क्या इसकी वजह से, जब इंग्लिश एक मेन लैंग्वेज बना दी उन्होंने इंडिया में, तो जो बहुत से हिंदू और मुस्लिम थे जिनकी मेन लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी उनकी जॉब चली गई। तो ये यहाँ पे इन्होंने कुछ रिलीजियस कॉजेज थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर फीलिंग पैदा होने लगी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि ब्रिटिशर्स बहुत गलत कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें इकोनॉमिक कॉज क्या था। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वर नॉट इन फेवर ऑफ द इंडिया। एज अ रिजल्ट देयर वॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस अमंग द मासेस। अब जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उनकी वो भी इतनी बेकार थी कि जिसकी वजह से कि लोगों के अंदर बहुत डिस्ट्रेस पैदा हो रहा था। लोग बिल्कुल बेकार पॉलिसीज़ ला रहे थे ब्रिटिशर्स और लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश मेड द लाइफ ऑफ द पुअर पीपल टफ। जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से क्या हुआ, जो किसान थे उसकी ज़िंदगी को और बद से बदतर इन्होंने बना दिया और टफ हो गई। द पीजन वर ट्रैप इन द क्लचेस ऑफ द मनी लेंडर। और जो किसान थे वो मनी लेंडर्स के चक्कर में पड़ गए थे क्योंकि ज़मीन उनको कर्जे पे लेना पड़ती थी, टैक्स देने के लिए मतलब कर्जा लेना पड़ता था ज़मीन दे के। दे ऑफन लॉस देयर लैंड। और किसान अपनी ज़मीन भी खो देते थे जब वो पैसा वापस नहीं कर पाते थे। अ न्यू क्लास टुक टू द प्लेस ऑफ द ओल्ड जमींदार। ओल्ड जमींदार की जगह पे नया क्लास आ गया था। इससे पहले वाले चैप्टर्स में मैंने ये डिस्कस किया था, जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ और इम्पैक्ट मैंने पढ़ाया था कि वो क्या था, सब वो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ क्या थी। दीज आउटसाइडर वर नॉट कंसर्न अबाउट द पीजेंट्री। और ये जो बाहर के लोग आ रहे थे, जो नया क्लास आ रहा था, जो ज़मीन उनको पीजेंट से कोई मतलब नहीं था। मैंने इससे पहले चैप्टर में डिस्कस किया था। मशीन मेड गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन्स वर चीपर ड्यू टू दिस इंडियन आर्टिशन एंड क्राफ्टमैन सफर। अब क्या था, मशीन का जो सामान इंग्लैंड से बन के आ रहा था वो बहुत चीप था, जिसकी वजह से क्या था, इंडिया के जो क्राफ्टमैन थे उनका हुनर ख़त्म हो रहा था, उनके प्रोडक्ट बन नहीं रहे थे, उनके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे थे। तो जो आर्टिशन और क्राफ्टमैन थे इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ब्रिटिश गुड वर नॉट टैक्सेस इन इंडिया वाइल द इंडियन गुड वर हैवली टैक्सेस इन ब्रिटेन। अब जो ब्रिटिशर्स का सामान इंडिया में आके बिक रहा था उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन अगर इंडिया का सामान यहाँ से ब्रिटेन में जाके बेचना है किसी को, अब जाएगा बाहर, तो उस पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लग रहा था। देयरफॉर द इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑफ द हैंडीक्राफ्ट वर रूइंड। तो इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, जो हाथ की कारीगरी थी, वो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। इसके बाद कुछ मिलिट्री कॉजेज भी हैं। द इंडियन सिपाहीज वर नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। जो इंडिया के सिपाही ब्रिटिश की आर्मी में थे वो सेटिस्फाई नहीं थे ब्रिटिशर से। देयर सैलरी वॉज लो इन कंपेरिजन टू दोज ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर। अब ब्रिटिश के जो सोल्जर थे उनसे बहुत कम सैलरी पे उनको रखते थे ब्रिटिशर। अंग्रेज़ अपनी आर्मी में जो हिंदुस्तानियों को रखते थे, तो हिंदुस्तानियों की सैलरी अंग्रेज़ों के मुकाबले बहुत कम थी। दे डिड नॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ द प्रमोशन। और उनको प्रमोशन की भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। वो अंग्रेज़ थे तो अंग्रेज़ों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती थी और हिंदुस्तानियों को नहीं दी जाती थी। द अलायंस और द भत्ता वॉज डिसकंटिन्यूड। और जो उनको अलायंस और भत्ता मिल रहा था उसको भी काट दिया था ब्रिटिशर ने। दिस वॉज गिवन व्हेन दे वर सेंट आउटसाइड टू फाइट द कंट्री। और ये भत्ता तभी देते थे जब वो लोग कंट्री से बाहर जाते थे कहीं लड़ने के लिए। द न्यू रूल वर मेड दैट प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ द कास्ट मार्क। नए रूल ऐसे बनाए गए जिससे कोई भी कास्ट का मार्क को हटा दिया गया। इन 1856 द कंपनी पास द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। 1856 में कंपनी ने एक एक्ट निकाला जिसको बोलते हैं जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। अब इस एक्ट में क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस एवरी न्यू रिक्रूटर हैड टू सर्व ओवरसीज। जो भी नया बंदा आर्मी में आएगा उसको पहले देश के बाहर जाना पड़ेगा, ओवरसीज में सर्व करना पड़ेगा। इन दोज टाइम क्रॉसिंग ऑफ द सी वॉज द वॉयलेशन ऑफ द रिलीजन सेंटिमेंट ऑफ द मेनी इंडियंस। अब उस टाइम पे क्या होता था कि अगर नदी को क्रॉस करके आप जाएंगे तो इंडिया में ये माना जाता था कि इंडियन एक रिलीजियस फीलिंग थी उस टाइम पे कि नदी को नहीं क्रॉस करेंगे। तो बहुत से इंडियंस की सेंटिमेंट्स को हर्ट करा इस बात ने कि आपको नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। बल्कि इंडिया में उस टाइम पे ऐसा था कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट को आप तोड़ रहे हैं, एक रिलीजियस फीलिंग को तोड़ रहे हैं अगर आप नदी क्रॉस करके जाएंगे। तो इंडियंस को ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि ये उनका उस टाइम पे एक रिलीजियस सेंटिमेंट था कि वो नदी क्रॉस करके अगर जाते हैं तो वो वायलेट करेंगे अपने धर्म को।
तो अपने धर्म के खिलाफ जाएंगे। मोर ओवर द सोल्जर वॉज अनहैप्पी विद वॉट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, और सोल्जर इससे भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे जो उनकी देश में हो रहा था। देयर फैमिलीज हैड लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल लैंड ड्यू टू द एक्सप्लोटिव टैक्सेशन पॉलिसी, और उनकी खुद की फैमिली जो उनका ख़ानदानी ज़मीनें थी वो ख़ानदानी ज़मीनें चली गई थी। किस वजह से? टैक्स की जो पॉलिसी ब्रिटिश लाए थे उस वजह से वो सब ज़मीनें जा चुकी थी। मोर ओवर द सोल्जर्स वर अनहैप्पी विद वॉट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नो मोर द अर्निंग ऑफ द ब्रिटिश इन रुपीज़ पर मंथ। कैप्टन जो थे आर्टिलरी में उनको मिलते थे 448.50 पैसे, लेफ्टिनेंट जो थे उनको मिलते थे 266.50, शिप पायलट को 700, और उसके मुकाबले आप इंडियंस की सैलरी अगर देखें, सूबेदार को 82 मिल रहे हैं, हवलदार को 19, सिपाही को 8.5, जमादार को 28 और नायक को मिलते थे 17। तो उनके मुकाबले आप इंडियंस की सैलरी देखें कितनी कम थी। इसके बाद एक इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से तुरंत 1857 की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। वो कॉज क्या है? द होल कंट्री वॉज डिसकंटेंट एंड एंग्री अगेंस्ट द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। पूरी की पूरी कंट्री जो एंग्री थी ब्रिटिशर से, और उनके अंदर फीलिंग थी कि ये बहुत गलत कर रहे हैं ब्रिटिशर्स हम लोग के साथ। उनको एक मौका चाहिए था बस ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलने का। और ओनली अ स्मॉल स्पार्क वॉज रिक्वायर्ड टू इग्नाइट द सिचुएशन। एक हल्की सी चिंगारी अगर इंडिया को मिल जाती उस वक्त तो इंडिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ लेते हैं। द ब्रिटिश प्रोवाइडेड द स्पार्क इन द फॉर्म ऑफ द इनफील्ड राइफल। वो स्पार्क कहाँ से मिला? ब्रिटिशर्स ने खुद वो स्पार्क ला के दे दिया। एक स्पार्क आया कहाँ से? इनफील्ड राइफल्स की इंट्रोडक्शन कर दिया किसने? ब्रिटिशर ने। इन नए राइफल्स थे उस टाइम आर्मी में आए थे। दिस न्यू राइफल वॉज इंट्रोड्यूस इन द आर्मी इन 1856। 1856 में आर्मी में ये नए राइफल उतारे गए। इट्स कार्ट्रिज हैज़ अ ग्रीस पेपर अराउंड इट। अब जो कार्ट्रिज होती थी उसके चारों तरफ एक ग्रीस का पेपर लगा हुआ था। टू लोड द राइफल द सिपाही हैड टू बाइट ऑफ द पेपर। अब अगर राइफल को आपको लोड करना है तो आपको अपने दांत से उस पेपर को काटना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको लोड कर सकते थे। इट वॉज रूमर्ड दैट द ग्रीस इन द पेपर वॉज कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। तो एक ऐसी अफवाह वहाँ पे फैली कि जो पेपर पे ग्रीस लगी हुई है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है, यानी काऊ और पिग की चर्बी से बना हुआ है। दिस वेंट अगेंस्ट द बिलीव ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। अब ये क्या था, जो आर्मी में उनके हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, उनके बिलीफ के खिलाफ ये बात हो गई, क्योंकि भाई गाय जो है हिंदुओं के लिए एक पवित्र जानवर है और सुअर मुसलमानों के लिए तो हराम है। द न्यूज़ ऑफ दीज राइफल एक्सप्रेड लाइक द फॉरेस्ट फायर। और ये राइफल की न्यूज़ फॉरेस्ट फायर की तरह पूरे देश में फैलने लगी। जैसे जंगल में आग फैलती तेज़ी से, वैसे ये न्यूज़ फैलने लगी। द लेटर वर एक्सचेंज अमंग द सिपाहीज। तो सिपाही के बीच में लेटर्स एक्सचेंज होने लगे और बात एक जगह से दूसरी जगह ये बात जाने लगी। द सिपाही रिजेक्टेड द यूज़ ऑफ इनफील्ड राइफल। जो जितने भी सिपाही थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम इस राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मंगल पांडे हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। मंगल पांडे एक सिपाही था। उसने क्या करा, अटैक्ड हिज सुपरवाइजर इन बैरकपुर ऑन 29 मार्च 1857। उसने क्या करा, जो उसका सुपरवाइज़र था वो उससे कहने लगा कि इस हथियार का इस्तेमाल करो, तो उसने मना कर दिया, नहीं करेंगे। जब वो नहीं माना, उसने ज़बरदस्ती करी, तो मंगल पांडे ने क्या करा, अपने सुपरवाइज़र के ऊपर अटैक कर दिया, सुपीरियर्स के ऊपर, सुपरवाइज़र सॉरी कह रहा हूँ मैं, जो उनसे हायर पोजीशन पे थे उनके ऊपर अटैक कर दिया बैरकपुर में 29 मार्च को 1857। एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस राइफल। उस राइफल के खिलाफ प्रोटेस्ट में ही वॉज अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। उसको अरेस्ट करके मार दिया गया था बाद में। तो वो पहला बंदा था जिसने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया 1857 में, मार्च में 29 तारीख को बैरकपुर में उसने अपने सुपीरियर के ऊपर अटैक करा इसके अगेंस्ट कि हम ये राइफ़ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसको अरेस्ट करके बाद में मार दिया गया था। ये इमेजेस यहाँ पे दी गई हैं एनफील्ड राइफल्स की। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। द ब्रिटिश बिगैन कंट्रोलिंग इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के बैटल जीतने के बाद ब्रिटिश ने इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था। ब्रिटिश एनेक्स द टेरिटरी ऑफ द मेनियन इंडियन रूलर यूजिंग सब्सिडरी अलायंस इन द डॉक्ट्रिन ऑफ द लेफ्ट। नवाब वाजिद अली शाह वॉज डिस्पोज ऑफ द ग्राउंड। उनको क्यों हटा दिया गया था? मिस गवर्नमेंट का बहाना देके कि ये सरकार चला नहीं पा रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी अनाउंसेस इन 1859 दैट द बहादुर शाह इन सक्सेसर वुड नॉट बी एबल टू यूज़ द इम्पीरियल टाइटल। 1849 में उसने अनाउंस कर दिया था कि इम्पीरियल का टाइटल नहीं देंगे किसको, बहादुर शाह जफर को या उनके लड़कों को, और उनको वहाँ से हटाएंगे रेड फोर्ट से। द ब्रिटिश इम्पोज इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आई होप सो यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी।
और इसके आगे का हम लोग दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक मैंने मैप देखा था या ग्राफ देखा था जिसमें एक सिंपल वे में आपको दिया हुआ है कॉजेज़ क्या क्या है। तो यहाँ पे कॉजेज़ है, यहाँ पे पॉलिटिकल लिखा हुआ है, पीपल वर एंग्री ड्यू टू द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन प्रोविंसेस। ब्रिटिश जो कंट्रोल कर रहे थे उसकी वजह से लोग बहुत गुस्से में थे। फाइनल ह्यूमिलिएशन वो डॉक्ट्राइन लेब, उसके बाद फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लेब भी लिया, जिससे और लोगों को परेशानी होने लगी, ये राजाओं को परेशान करने लगे, अब ये आम जनता को तो कर ही रहे थे। उसके बाद नवाब को खाली इस वजह से हटा दिया कि वो गवर्नमेंट नहीं चला पा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल कॉजेज़ थी। इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थी, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाने लगे थे, मशीन मेड चीज़ें आने लगी थी ब्रिटेन से और इंडिया में बिकने लगी थी और बहुत सस्ते दामों पे। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी डिक्लाइन आ गया था क्योंकि पॉवर्टी और स्टार्वेशन आ गया था। खेती किसानी बहुत बर्बाद कर दी थी इन लोगों ने। उसके बाद सोशल कॉजेज़ में क्या था, इंडियन को बुरी तरह ट्रीट करते थे। डिस्पाइट बिंग वेल एजुकेटेड दे आर नॉट गिवन द हाई पोस्ट, उनके पास अगर एजुकेशन थी तब भी उनको हाई पोस्ट नहीं देते थे। ब्रिटिश इनरेज द कॉमन मासेस विद देयर सोशल रिफॉर्म, अगर किसी के धर्म में कोई भी परिवर्तन करना की कोशिश करोगे तो लोगों को बुरा लगता है। तो वही ब्रिटिश कर रहे थे कि धर्म में चेंजेस ला रहे थे। द ब्रिटिश प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन, और अपनी वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किए जा रहे थे। उसके बाद मिलिट्री कॉजेज़ तो आप जानते ही हैं, सिपाहीज के जो वहाँ पे सिपाही थे उनके साथ बेइज्जतियाँ होती थी, उनको जो है बुरी तरह ट्रीट करते थे, उनकी सैलरी बहुत कम थी, उनको ज़बरदस्ती ओवरसीज़ भेजते थे जिसकी वजह से हिंदूज़ के सेंटीमेंट बहुत हर्ट हो गए थे। तो ये सब पॉलिटिकल कॉजेज़ थे। तो इस वीडियो में यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद का वीडियो हम लोग इसके बाद का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।